हाँ, सबसे पहले तो मैं जिम्स के मैनेजमेंट का, डॉक्टर धर का, डॉक्टर अवतार सिंह सेठी और डॉक्टर एस के डोगरा का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इस वक्त देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस मुद्दे पर जब राजनीतिक फ़ायदे नुकसान भी खत्म हो गए हैं उस वक्त बात करने का साहस ये कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो दो बड़े नाम इस पर बार बार चर्चा में आते हैं तो वो मैं बार बार कहता हूँ कि इंग्लिश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो डेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के रेटोरिक्स में बात करते हैं। दे नेवर टॉक अबाउट द नैरेटिव्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और शायद यही वजह है कि जब अमर्त्य सेन बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये एक तानाशाह फैसला है जो इस देश को डुबा देने वाला है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बताते हैं, क्योंकि उनका भी जो पूरा एक कहें कि उनकी अपब्रिंगिंग जो हुई है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए आए हैं, तो उनको भी बस डेटा पता चलता है, डेटा क्रंचिंग कर देनी है, कुछ उसमें से माइक्रो डेटा का जो आउटकम है वो बताना है और उसके आधार पे बताना है कि भारत दुनिया में कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकता जो दुनिया के किसी बड़े वेस्टर्न इकोनॉमिक कहें कि जो लीडर कंट्रीज हैं उन्होंने नहीं लिया हो। और शायद यही वजह है कि जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 8 नवंबर को यह कहता है कि मैं इतने बड़े नोटबंदी के फैसले को लागू करने जा रहा हूं, तो देश तो साथ में खड़ा होता है क्योंकि वो नैरेटिव्स जानता है। इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो रेटोरिक्स जानते हैं। और उसके अलावा आज तक उन्होंने किसी पे बात नहीं की। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसको आप समझिए और मैं उस पर आऊंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम हो गया, माफी इसलिए भी क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया। दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने जो टाइम बचा हुआ है उसमें थोड़ी सी अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा, हालांकि विषय बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए हमें कि आखिर हमारा देश, उसमें इस नोटबंदी की जरूरत थी क्या? इतना बढ़िया सा देश चल रहा था, ठीक ठाक इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही थी। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो अब कह रहे थे कि हम तो भारत में ही जाएंगे, यहीं बनाएंगे, यहीं से बना के दुनिया को बेचेंगे। सब कुछ ऑल वेल टाइप का था। तो फिर आखिर जरूरत पड़ी क्यों? तो इसको 2-3 आंकड़े हैं उससे मैं शुरू करूंगा, क्योंकि वो आंकड़े जरूरी हैं। अगर इकोनॉमी में आप बात करते हैं, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ता था तो उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स पे मैंने सोचा था कि कभी पीएचडी करूंगा, लेकिन फिर हिम्मत ही नहीं हुई। इतना नीरस विषय मुझे लगा कि ये मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स और बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं पीएन मेहता साहब, उनका पूरा सम्मान करते हुए, कि उस तरह की ढेर सारी किताबें पढ़ते पढ़ते हम थक से जाते थे। और शायद आप भी जब मैनेजमेंट की क्लासेस पढ़ते होंगे तो उसमें यही लगता होगा कि ये जो हमने पढ़ा इसमें से कौन सी चीज है जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उसमें से कुछ भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या? तो उसका जवाब आता है नहीं। और शायद यही वजह है कि हम इंडियन इकोनॉमी को कभी नहीं समझ पाते, जो इकोनॉमी पूरी तरह से डेटा से अलग कुछ प्रैक्टिकल बिहेवियर पे चलती है। $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ये आप सब जानते होंगे। लेकिन इसके साथ एक जो बड़ी चीज है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि एटलीस्ट 20%, यानी जो $2 ट्रिलियन है उसकी कम से कम 20% जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो ब्लैक मनी के तौर पर है। अब ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, और दूसरी एक रिपोर्ट कहती है कि 5 से 6% से ज्यादा लिक्विड के तौर पर, या कहें कि करेंसी के तौर पर, नकदी के तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं है। दरअसल यही वो 2 आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों को समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनमोहन सिंह और अमर्त्य सेन को क्यों लगता है कि अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, और नरेंद्र मोदी को क्यों लगता है कि ये अर्थव्यवस्था अभी बहुत तेजी से आगे जाने वाली है। हालांकि मेरा जब परिचय कराया गया तो कहा गया कि मैं गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव बताऊंगा, तो मैं थोड़ा सा साफ करूं कि मैं आज तक कभी भी किसी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड करने वाला नहीं रहा हूं। मेरा कोई संबंध सरकार से नहीं है। ये हो सकता है कि मेरे सोचने के तरीके में और सरकार के काम करने के तरीके में कुछ तालमेल हो, कुछ सामंजस्य हो, कहीं जाके हम मिल रहे हों, तो वो एक हो सकता है। लेकिन मैं अपना जो बताऊंगा ये मेरे अपने विचार हैं और मेरी अपनी एनालिसिस है। जब सरकार ने ये फैसला लिया तो एक पॉलिसी थिंक टैंक है और वहां मुझे डिमोनेटाइजेशन पे बात रखने के लिए बुलाया गया। जेएनयू के एक प्रोफेसर थे और 2-3 लोग थे। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी रिसेशन में तो जाने वाली है, और जो उनके बच्चे थे वो भी तैयार होके आए थे, और उन्होंने भी डेटा बताना शुरू किया कि आप जब 14.5 लाख करोड़ रुपए इस देश में से एक साथ हटा देंगे, इसको आने में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे, तो कौन सा देश है जो सरवाइव कर सकता है?
तो मैंने उसका जवाब उस वक्त दिया था, जो अब सही हो रहा है इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं, अभी जो कहूंगा वो आगे सही होगा ये भी मैं बता रहा हूं। उस वक्त मैंने कहा था कि 2 से 3 महीने अधिकतम लगने वाले हैं इस देश में पूरा जो नकदी की समस्या है उसको खत्म होने में, और 2 महीने बाद इस देश में किसी की भी जेब में नकदी की समस्या नहीं है। दूसरी जो बड़ी चीज कही जाती है कि इकोनॉमिक रिसेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब उद्योग धंधे बंद हो गए, एक स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, उसने एक छोटा सा आंकड़ा दिया। उसने कहा 40% लेबर जो है वो लौट गया अपने गांव को, अपने घर को। और दूसरा एक आंकड़ा आया दिसंबर में जिसने उसको सपोर्ट दिया कि नरेगा में जो लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले थे, जिनको लेबर मिला, उनमें 40% इंक्रीज हो गया। अब सवाल यह है कि इस देश की क्या जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है और जो नरेगा के तहत जितने लोगों को रोजगार मिलता है, क्या उन दोनों में कोई सामंजस्य है? तो इसका जवाब नहीं में है। नरेगा बहुत कम पैसे वाले 100 रुपए रोज, कहीं कहीं 150 है, उतने रुपए देकर किसी को एक बेसिक मिनिमम जो उसको लाइवलीहुड की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी करने के लिए सरकार की तरफ से एक सामाजिक योजना है। और जब हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के करते हैं तो देश के जितने रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है उसका 90% उन्हीं से होता है। तो ये दोनों आंकड़े मिसमैच हैं जिसको स्थापित करने की कोशिश की गई कि यहां से लोग गए और वहां की वजह से लोगों को खाना मिल पा रहा है। अब इसको मैं आपको बताता हूं, मैं इतने इन चेहरों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तो उन लोगों की तुलना में बहुत कम ऐसी जगहों पे जाता हूं। क्या अमर्त्य सेन और मनमोहन सिंह को ऐसे चेहरे नजर नहीं आते क्या? आप में से कितने लोग हैं जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से आपकी डेली लाइफ पे कोई असर पड़ा? एक दो हाथ उठे, पूरे हॉल में सिर्फ 2 हाथ उठे हैं। और चूंकि टाइम नहीं तो मैं डिटेल में जाता, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि लेक्चर नहीं हो, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, लेक्चरर तो हूं नहीं यहां। तो मुझे लगता है कि अगर इस इतने बड़े हॉल में सिर्फ 2 लोग हैं जिनके ऊपर डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि 2% की जीडीपी के रिसेशन की बात करने वाले लोग इस देश को कितने बड़े भ्रमजाल में फंसा रहे थे। अब इसके आप इफेक्ट पर आ जाइए। आज जो कहा जा रहा है कि 7% का जो एक तरह से कहें थर्ड क्वार्टर का जो डेटा आया हुआ है, उस डेटा पर कई ढेर सारे संदेह हैं। और वो संदेह करने वाले लोग कौन हैं, उनके जरा आप वो आर्टिकल्स पढ़िए कि वो किस बेसिस पे संदेह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 7% ही था, 7% ही रह गया, ये कैसे संभव हो सकता है? पैसा तो पूरा निकाल लिया गया था। अब मुझे ये बताइए कि जिस देश में ज्यादातर जो कहें कि जीडीपी में जो काउंट किए जाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या कैश में चलती हैं क्या? अगर इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो पहले भी जीडीपी के दायरे से बाहर था। तो हमारे संदेह की जो बुनियादी वजह है वही गलत है कि हमारा ये कहना है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड था उसको बहुत बड़ा असर पड़ा है, इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है। आप ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आंकड़े दे रहे हैं। यही है जो मैं बार बार कहता हूं, डेटा क्रंचिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स में फंसा कर रेटोरिक में प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स की बात नहीं की जाती। दूसरी जो बड़ी चीज है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ कि पिछले 2 सालों में 0.8% ग्रोथ थी आपकी एग्रीकल्चर की, 4.4% है ये जो भी हम जिस साल में खड़े हैं, फाइनेंशियल ईयर में खड़े हैं, 4.4% की एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब सवाल यह है कि एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या पूरे देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सकती है? ये वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जो अक्सर आपसे पहली लाइन में कहते होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जब किसानों की दुर्दशा बताते होंगे तो वो यहीं से शुरू करते होंगे। लेकिन आज उनको ये नहीं लग रहा है कि जो रूरल इकोनॉमी थी, जिसको कैश में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन जो करना भी था, वो आपकी जीडीपी का हिस्सा नहीं था, वो काले धन का हिस्सा नहीं था, वो चोरी का हिस्सा नहीं था, और जिस 14.5 लाख करोड़ की बात हो रही है अब उस पर आ जाते हैं। 14.5 लाख करोड़, जो 3 बड़ी बातें कही गई थी कि आपकी इकोनॉमी का काला धन लौट आएगा। और मुझे लगता है कि इस मामले में इससे बेहतर मूव नहीं हो सकता था और उसको जबरदस्त सफलता मिली है। वो मैं बता रहा हूं आपको कैसे। जब ये फैसला लिया गया तो हम जैसे लोगों का, जो आशावादी लोग थे, उनको अनुमान था कि 5 लाख करोड़ की ब्लैक मनी वो नहीं आएगी, वो बैंक अकाउंट्स में नहीं आएगी, और वो साफ साफ दिखेगा कि 5 लाख करोड़ सरकार के फायदे की चीज हो गई। लेकिन जब 30 दिसंबर के बाद के आंकड़े आए तो साफ दिख रहा है कि कुल 50 से 60 हजार करोड़ हैं जो वापस नहीं आए। इसका मतलब हुआ कि सरकार का ये मूव फेल हो गया। डिमोनेटाइजेशन बहुत ही खराब तरीके का असर कर गया।
लेकिन अब इससे जुड़े कुछ छोटे छोटे आंकड़े देखिए जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने दिया, जो आरबीआई ने दिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी अब कहीं कहीं बोलते हैं। 60 लाख ऐसे खाते थे जिसमें 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर दिए गए उसी दौरान। जो उन 60 लाख खातों में से 7 लाख ऐसे खाते थे जिसमें पहले से ही जो ईडी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो आरबीआई है, जो वित्त मंत्रालय है, वो उसको ट्रैक कर रहा था, क्योंकि उनका जो एक तरह से कहें जो खाते में उनकी रकम आ जा रही थी वो कुछ मिसमैच था। वो उनको पहले से ही संदेह था कि इसमें ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसपे टैक्स नहीं दिया जाता, जो क्लियर कट ब्लैक मनी है, लेकिन इसका रूट हमें नहीं पता। कुछ और छोटे छोटे आंकड़े हैं जो जीडीपी पे संदेह करने वालों के लिए बहुत जरूरी हैं। एक्साइज कलेक्शन उस दौरान अप हुआ है 31%। अप्रैल से दिसंबर का डायरेक्ट टैक्स 12%, इनडायरेक्ट टैक्स 25%, दिसंबर का एडवांस टैक्स 14%। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो तो जो भी एक्टिविटी हो रही है उस पर है, लेकिन जो एडवांस टैक्स होता है वो ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने आने वाले क्वार्टर को लेकर कितनी आशान्वित है, कितना उसको लगता है कि हम रोजगार पैदा कर पाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, नए ऑर्डर ले आ पाएंगे, कितना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा और ओवरऑल हमारी बैलेंस शीट कितनी बड़ी होने वाली है जिस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, वो सरकार को एडवांस टैक्स के तौर पर दिया जाता है। ये दिसंबर का एडवांस टैक्स है, यानी जिस दौरान डिमोनेटाइजेशन रास्ते में ही था, जिस दौरान ये कहा जा रहा था कि 2% इकोनॉमी घट जाएगी, उस वक्त का है। और इसको और समझने के लिए जब ढेर सारी रिपोर्ट्स आई तो ज्यादातर में करीब 1% कमी बताई गई, आईएमएफ की रिपोर्ट हो या दूसरी सारी। एक रिपोर्ट और आई थी, इन रिपोर्ट्स पे आमतौर पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2017, जनवरी महीने की ये रिपोर्ट है। इसमें कहा गया कि भारत 2017 में 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल करेगा, और उसमें जो पॉइंट बताए गए वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज कि भारत इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रास्ते पर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा है। नंबर 2, जो सरकार है उस पर लोगों का भरोसा है कि वो क्लीन इमेज के साथ इंप्लीमेंट करने की स्थिति में है। नंबर 3, जो एफडीआई है उसका भरोसा अभी भी दुनिया में बना हुआ है। जो ब्रिक्स कंट्रीज कही जाती हैं, जिनको माना जाता है कि अब दुनिया पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, या कह लीजिए कि जो अब ये जो पुराने कहा जाता था कि ये विकासशील देश हैं, अब वो विकास की असली लीडरशिप लेकर आ रहे हैं। तो उन ब्रिक्स कंट्रीज में भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा दुनिया की किसी भी कंपनी को है। और ये आप जो बड़े बड़े निवेशक हैं, जो बड़े बड़े दुनिया के वो लोग हैं जो पहले समझ लेते हैं कि कहां पैसे लगाना ठीक होगा, मार्क फाबर से लेके बड़े बड़े लोग, उनको आप सुनिए तो वो ये कह रहे हैं कि ये डिकेड तो पूरी तरह से हिंदुस्तान का ही होने जा रहा है। हां, आपको ब्लैक मनी क्रिएशन के रास्ते रोकने होंगे। एकमात्र जो सवाल उठाया गया है वो ये कहा गया है कि ब्लैक मनी क्रिएशन के रास्ते रोकने होंगे। अगर वहां आपने रुकावट नहीं डाली, वो नहीं रोका, तो फिर से अगले 10 सालों में यही जो ब्लैक मनी का सिस्टम है वो फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो क्या ये सरकार डिमोनेटाइजेशन करने के बाद सो गई? क्या उसके बाद कुछ नहीं कर रही है? तो अब इस पे देखना होगा कि सरकार ने क्या क्या मूव लिए हैं। अब जो सेठी साहब शायद कह रहे थे, उन्होंने जब ब्लैक मनी क्रिएशन रोकने की बात कही तो उन्होंने कहा कि आप रियल एस्टेट का जो काला धन है उसको रोक पा रहे हैं क्या? आप जो ब्लैक मार्केटियर हैं, जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से जब 120 रुपए के ऊपर दाल चली गई, सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बफर स्टॉक बना लिया, उसके बाद भी दाल किसी भी जगह 120 रुपए के नीचे नहीं आई। यहां तक कि केंद्रीय भंडार में भी दाल 120 रुपए की थी, क्योंकि वो ज्यादातर वर्ग जो ब्लैक मनी थी, जो अनअकाउंटेड मनी थी, उसके आधार पर बड़ा होर्डिंग स्टॉक करके रखता था, और उसी का असर है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जब आज जाइएगा, कल जाइएगा, तो आप अरहर दाल के भाव पूछ लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा कि डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट कहां कहां हुआ है। एक और जो बात कही जाती है कि रियल एस्टेट के लेबर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन है और सबसे ज्यादा वहां कहे कि जो दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनमें अगर एक साथ कहें तो उसी में सबसे ज्यादा रोजगार होता है, क्योंकि सड़क बन रही है, तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन और उसमें भी रियल एस्टेट। अब अगर हम रियल एस्टेट पे जाएं तो 2008 के बाद से
जनवरी 2008 में जब अमेरिका में एक मॉर्गेज पैकेज को बेचने की जो होड़ चली थी, यानी किसी का घर बिक गया, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा समझिए क्योंकि आप लोग बहुत सुने होंगे मॉर्गन स्टैनली, फिर दुनिया भर की कंपनियां बिक गई, रियल एस्टेट की तबाही आ गई। हुआ क्या था? वही हुआ था जो भारत में इधर होना शुरू हो गया था। अच्छा है कि शायद अब उस पर कुछ लगाम लगे। मेरे पास 50 लाख रुपए की ब्लैक मनी है, यानी सोर्स पता नहीं है, अनअकाउंटेड है, मैं उस पर टैक्स नहीं देता, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसे ढेर सारे हमारे जैसे लोग क्रिएट हो गए जब ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया में आई, जहां ढेर सारी पॉलिसीज थी जिनको समझाने वाले लोग नहीं थे और सरकार की तरफ से तैयारी नहीं थी। जो पिछला दशक गया तो उस वक्त कौन लोग पैदा हुए? वो लाइजनर्स थे, कमीशन खोर थे, दलाल थे, वो जो हर काम को सरकार में मंत्रियों से कराने की क्षमता रखते थे। अब जाहिर है कि जब दलाली का पैसा होगा, इस तरह का पैसा होगा, तो वो अकाउंटेड तो होने से रहा, तो हम उस पैसे को कहां लगा सकते हैं? हम सोने में लगा सकते हैं, हम रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, हम कहीं और निवेश कर सकते हैं। वो अलग अलग निवेश किए गए और इसीलिए जो इकोनॉमिस्ट आपसे दोबारा कहे कि 5 से 6% की नकदी है, वो आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जो 20% वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है वही 20% है जो रियल एस्टेट में लगा है, सोने में लगा है, और उसकी बुनियाद उसी 6% से शुरू होती है। अगर आप उसको नहीं रोकने वाले हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी को क्रैश होने से नहीं बचा सकते। और जो सबसे बड़ी बात है कि देश का जो सबसे ईमानदार टैक्स पेयर है, जिसके पैसे, अगर आप सैलरीड हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आया, अपने आप अकाउंट डिपार्टमेंट ने टीडीएस काट दिया, नहीं काटा तो जनवरी महीने से नोटिस आ गई कि अब तो पता चला कि सैलरी का आधा हिस्सा टैक्स में चला गया क्योंकि आपने कुछ बचत नहीं की। उसकी जो कमाई है, उस कमाई की हैसियत और कम कर दिया, यानी उसके पास पैसे कम थे, उसने ईमानदारी से टैक्स भरा, वहां ज्यादा पैसे बिना किसी मेहनत के करने वाले लोग, हवा में पैसे बनाने वाले लोग, और आपका टैक्स कट के जो रकम आई उसके बाद बिना टैक्स के उनके पास कई गुना ज्यादा रकम। डिमोनेटाइजेशन ने उस पर भी एक बड़ा चेक लगाया है और ऐसे लोगों की पहचान बड़ी आसान है। अपने आसपास के कुछ लोगों को देखिए, उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अपनी सोसाइटी में देखिए, अपने गांव में देखिए, अपने घर में देखिए, वो लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं करते, उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली है, वो किसी तरह के फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते हैं, कोई नौकरी नहीं करते हैं, किसी तरह का एग्जाम क्रैक नहीं किया, लेकिन वो दोपहर में निकलते हैं, लंबी गाड़ियों से निकलते हैं और देर रात लौट आते हैं और उनका महीने का खर्च आपको लगता है कि लाखों में होगा। लेकिन जरा उनकी आईटीआर की डिटेल चेक कर लीजिए तो वो बमुश्किल 50 से 60 हजार रुपए महीने पर इनकम टैक्स दे रहे होते हैं। अब उन सारे लोगों को जो ये 60 लाख खाते सरकारी रडार पे आए हैं, वो डिमोनेटाइजेशन की बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से तो देश चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे तो बगल के राज्य के मुख्यमंत्री हैं अभी अखिलेश यादव, वो कह चुके हैं कि काले धन के बिना तो देश चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता भाई? क्योंकि काले धन की वजह से इस देश में पिछले एक दशक में सरकारी तरीके से, संस्थागत तरीके से कुछ लोग बड़े हो गए। आपके धन की कीमत, आपके जेब में रखे पैसे की कीमत कब कम हो गई ये आपको पता भी नहीं चला। और उन्होंने जो काला धन बनाया, उन्होंने जो अनवांटेड मीन्स से पैसे कमाए, उन्होंने जो टैक्स नहीं दिया, वो जो बेईमानी करते रहे, वो संस्थागत तरीके से ईमानदार को एक तरह से कहें कि दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। उस दोयम दर्जे के नागरिक को भी इस सरकार का ये मूव पहले दर्जे का नागरिक बना रहा है। ईमानदार की हैसियत इस देश में बढ़ी है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैं काला धन कमा रहा हूं तो मैं बड़े खुश हूं। जो काला धन कमा रहा है वो डरा डरा सा था, वो खाते खोज रहा था किसमें हम जमा करके और किसी तरह से। और जहां तक उसके चेक्स की बात है तो अब आप देखिए, सरकार ने रियल एस्टेट पे जो रेरा लेके आई, बेनामी एक्ट लेके आई, और एक एक करके जो उसके स्टेप्स हैं वो उसी दिशा में हैं जहां इस डिमोनेटाइजेशन के बड़े फैसले के बाद छोटे छोटे चेक्स लगाकर आपको देश की इकोनॉमी को दुरुस्त करना है। और इसीलिए जब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 7% इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हम जैसे लोग बिना किसी संदेह के ये यकीन करते हैं कि ये 8%, 7.6% या 8.2% होनी चाहिए, जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से कुछ रुकी। लेकिन चूंकि सरकार के पास वो 14.5 लाख करोड़ जो अलग अलग जरिए से घूम रहे थे और जिसके सोर्सेज नहीं पता थे, उन सब पे
टैक्स लग के, उन सब की जो फर्जी इनवॉइसेस बनती थी उस पर चेक लग के, जो प्रोडक्शन था उसका रियल डेटा आके शायद इकोनॉमी इस स्तर पर आई है। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि डिमोनेटाइजेशन का कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं था, लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। उसको अमर्त्य सेन और मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्रियों ने, मैं बार बार कहता हूं, जब मैं टीवी की डिबेट में जाता हूं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राहुल गांधी को नेता बनाने के चक्कर में कांग्रेस ने मार दिया। उनकी सारी जो कहें कि एक नेता के तौर पर उनकी जो हैसियत थी वो खत्म कर दी, और डिमोनेटाइजेशन को ध्वस्त करने के चक्कर में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को भी चौपट कर दिया। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह नेता के तौर पर तो क्रेडिबल कभी थे ही नहीं, अब अर्थशास्त्री के तौर पर भी क्रेडिबल नहीं रह गए, क्योंकि उनका अपना कहा गया 2% का डेटा कोई नहीं ला सकता। अब इतनी रिसेशन कहां से लाएगा कोई? फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई, फिर से सब, और आसपास के आपके एक भी रेस्टोरेंट बंद हुआ है क्या? आपके आसपास की एक भी सब्जी की दुकान उस दौरान नहीं लगी क्या? आपके आसपास का एक भी ठेले वाला घर चला गया था क्या? नहीं गया। लेकिन डेटा आ गया कि 40% लोग लौट के गांव में खेती करने लगे, और जब 4.4% की एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वहां भी तो बेहतर स्थिति हो रही होगी ना। तो ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट जब मैं इसका देखता हूं, और अभी आज दिन भर जो आप लोगों के पास एक्सपर्ट्स आएंगे वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, डिमोनेटाइजेशन, करप्शन, डिमोनेटाइजेशन, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, रूरल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी। मुझे लगता है कि ऐसे एक्सपर्ट से जब वो डेटा की बात कर रहे हों, और चूंकि अब मैं खत्म करूंगा क्योंकि शायद मैं अपने लिए हुए समय से थोड़ा ज्यादा हो रहा हूं, लेकिन उनसे एक सवाल जरूर पूछेगा जब भी वो जिस इंडस्ट्री के डेटा की बात करें, तो आप उनसे कहिए कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है। क्योंकि मैं जितनी इंडस्ट्री वालों को जानता हूं, ठीक ठाक लोग मेरे भी संपर्क में हैं, किसी के यहां इंडस्ट्री बंद नहीं हुई है, किसी के यहां बंद नहीं हुई है। निश्चित तौर पे कुछ बहुत ज्यादा जो कैश पे काम करने वाले लोग थे उनको दिक्कत हुई है, और उनको दिक्कत होनी चाहिए। अगर वो इस तरह से आदत बना के चल रहे हैं कि गाड़ी में 5 लाख रुपए लेके दिल्ली की सड़कों पर वो घूमते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको दिक्कत होनी चाहिए। और यही वजह है कि उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस दिख रहे हैं, और कहा जाता है कि किसी भी इकोनॉमिक फैसले का सही है या गलत, उसका सही असर देखना हो तो सबसे अच्छा बैरोमीटर है कि उसको पब्लिक कैसे ट्रीट कर रही है। वो पब्लिक अगर उसको ट्रीट कर रही है, इसका मतलब उसकी लाइफ ठीक हो रही है, उसको लग रहा है कि वो बेहतर है, और कुछ सोसाइटी ओवरऑल आगे की तरफ मूव करती हुई दिख रही है। और मुझे लगता है कि डिमोनेटाइजेशन से सोसाइटी मूव कर रही है, भारत की इमेज बहुत आगे बढ़ी है, और एक लीडर के तौर पे एक सरकार है, इसका भी हमें एहसास हुआ है, और सबसे बड़ी बात ईमानदार की हैसियत बढ़ी है। थैंक यू।